हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है। आज आपका जो नया टॉपिक है ये आपका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, कि इसमें जैसे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए, बालकों को कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट्स के प्रति मतलब ये हमारा सब्जेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक दस्तावेज है जिसमें हमें ये पता चलता है, ये बताया गया है कि हमें बालकों को, हमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की जो शुरुआत थी वो 2005 में रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध, उनका एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति से हुआ। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक कोटेशन के थ्रू उसको स्पष्ट किया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है, मतलब यहाँ उन्होंने सृजनात्मकता की बात पर मेन फोकस किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही होती है और हमें उस पर मेन फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वो बच्चा सीख रहा है, जो कर रहा है, वही मतलब वो खुद अपने आप में क्रिएटिविटी डेवलप कर रहा है। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको वो करने देना चाहिए, जिससे उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको अनुभव प्राप्त होता है और वो आगे अपने दम पर और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू वो आगे बढ़ता है और उसको एक आत्म ज्ञान भी होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो अनुवाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। मतलब जो उसका जो ट्रांसलेशन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का, उसका जो ट्रांसलेशन है वो 8वीं अनुसूची में दी गई जो सभी भाषाएं हैं उसमें किया गया है। ये विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब अब तक का जितना भी इम्पोर्टेंट शिक्षा के बारे में बताया गया है उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षा को एक राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में समझा है, चुनौतियों के रूप में इसे समझा है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया। एक नीति बनाई कि बच्चों को उसमें क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, अब आते हैं हम, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है। अगर हम कुछ शब्दों में, कुछ लाइंस में कहें तो इसमें ये एक दस्तावेज है जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं हमारे, देखिए। फर्स्ट है हमारा, स्कूल को ज्ञान के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। स्कूल को ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब ये नहीं कि बच्चा स्कूल पढ़ने आ रहा है तो सिर्फ उसने स्कूल में पढ़ाई करी, बुक्स कॉपीज़ में लिखवा दिया गया, लर्न करा दिया गया, टेस्ट ले लिया गया, एग्ज़ाम हो गया, उसका रिपोर्ट कार्ड बन गया, वो पास हो गया या फेल हो गया, बस इतना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको बाहर के जीवन से भी उसको कनेक्ट करना चाहिए। जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, हमको
ज़रूर से ज़रूर हमको अपने बाहर के इन्वायरमेंट से उसको कनेक्ट करके उसको समझाना है। मान लीजिए कोई टॉपिक हम समझा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ मतलब एक आध एग्ज़ाम्पल से रिलेट करके या कुछ एग्ज़ाम्पल से रिलेट करके बताइए उस टॉपिक को, या कुछ प्रैक्टिकल करके उस चीज़ को दिखाना पड़ेगा। मतलब इस तरह से हमको स्कूल से बाहर के जीवन से भी ऐसे उसको कनेक्ट करना है कि बच्चा उस चीज़ को समझ ले अच्छी तरह से। सिर्फ किताबी ज्ञान ही, किताबी कीड़ा ही हमें बना के बच्चों को नहीं रखना है। सिर्फ स्कूल सुबह चले आए, पढ़ाई अपनी करी, अपनी बुक्स कॉपीज़ फिल करी, अपना टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर हो गया, इतना ही तक स्कूली ज्ञान नहीं होना चाहिए। बल्कि हमें बाहर के भी लाइफ से एजुकेशन को, स्कूल को रिलेट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त। हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें कभी भी रटना नहीं चाहिए। हम लोग हैं या बच्चे को जब भी स्टडी स्टार्ट होती है, प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है, तो कभी भी बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए। हमेशा हर एक चीज़ का एक पहलू होते हैं और उसको अच्छी तरह से समझाना चाहिए, ताकि जो समझा हुआ ज्ञान होता है वो आपके लाइफ लॉन्ग तक रहता है। बट जो रटा हुआ ज्ञान होता है वो आपने अभी रटा और आप डैम श्योर कि आप कल भूल जाएंगे। इसलिए कि आपको अपने मतलब बच्चों को रटवाने की प्रणाली से मुक्त करना होगा। नेक्स्ट है हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। मतलब जो भी आप टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी डिस्कशन चल रहा है, यही नहीं कि सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है बस वही आपने समझा दिया हो गया। नहीं, आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें समझानी है उसको कोरिलेट करके। ठीक है। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब कि क्लास में कुछ ना कुछ कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो समझाया आपने, ठीक है, बच्चों को समझ में आ गया, बट क्या होगा कि वो जो बच्चे समझे हैं वो नेक्स्ट डे पक्का भूल जाएंगे कि यह हाँ कि मैम ने या सर ने क्या पढ़ाया था। लेकिन अगर वही चीज़ आप कोई एक्टिविटी के थ्रू अगर आप टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई एक्टिविटी करके दिखा रहे हो, कोई मतलब कहने का ये कि अगर आप वही चीज़ कोई टॉपिक आप एक्टिविटी के थ्रू समझा रहे हो तो वो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये थे कुछ हमारे सिद्धांत एनसीएफ के कि स्कूल को ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराया जाए, पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। फिर आता है हमारा एनसीएफ के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब हमारे तथ्य क्या हैं? फर्स्ट है हमारा एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चों को विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे है कि मनुष्य का जो जीवन होता है, बच्चा जब पढ़ता है तो उसकी लाइफ, उसका जो जीवन है एवं ज्ञान जो वो स्कूल में ज्ञान प्राप्त कर रहा है और स्कूल के बाहर जो उसकी लाइफ है, उन दोनों के बीच की दूरी को कम करना। जैसा कि अभी पहले बताया है कि मतलब कक्ष को जो है थोड़ा बाहर की दुनिया से उसको रिलेट किया जाए। क्लास में आप जो भी समझाएं तो उसको बाहरी दुनिया से ज़रूर कनेक्ट करके बताएं। ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी, जो आप लाइफ जी रहे हैं, जो बच्चे लाइफ जीते हैं, जो कॉलेज में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब उस दूरी को हमें कम करना है। स्कूल को और बाहरी जीवन को हमें कनेक्ट करके उनको कम करना है तथा इस प्रक्रिया में बच्चों को विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि हम स्कूल आते हैं, स्कूल में
पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ स्कूली शिक्षा तक बच्चों को निर्भर नहीं करना है, बल्कि बाहरी जीवन की शिक्षा से भी हमें अवगत बच्चों को कराना है। बाहरी शिक्षा जगत से, बाहरी दुनिया से भी उनको हमें कहीं ना कहीं रिलेट करना है। नेक्स्ट है हमारा NCF 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया तथा इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना तथा विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। मतलब NCF 2005 हमारी प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था और इसमें क्या था, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस थी उसके माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था। तो NCF का एक दूसरा मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, कि इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को रटने की जो प्रणाली है उससे हमें मुक्त करा देना है। जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उससे हम ज़्यादा समझें, किसी भी चीज़ को बच्चे को रटने पर ज़्यादा फोकस ना करें। अगर हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, अगर बच्चा आधा ज्ञान उसी से प्राप्त कर ले तो शायद उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और विद्यार्थियों का एक तरह से चहुमुखी विकास भी हो जाएगा। चहुमुखी मतलब चारों तरफ से उसका विकास हो जाएगा। इसलिए रटने की विद्या पे रटना बिल्कुल भी, मतलब रटन प्रणाली को मुक्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित मतलब कि हो ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए इसमें जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। बाल केंद्रित कहने का मतलब है कि टोटली शिक्षा जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो बच्चों पे ही निर्भर होनी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए, ताकि अपनी एजुकेशन में वो जो भी करें, अपने एजुकेशन टाइम पे वो जो भी करें उससे, मतलब बाल केंद्रित इसलिए हो क्योंकि वो जो भी करेंगे उससे उन्हें अनुभव प्राप्त होगा, उससे उन्हें एक्सपीरियंस होगा, वो करके सीखेंगे। जो भी वो अपने एजुकेशन में कर रहे हैं खुद से करेंगे। ज़्यादा उन पे दबाव नहीं बनाना चाहिए कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, या ऐसा करो, ये करो, वो करो, नहीं। जो वो कर रहे हैं वो खुद करें, खुद करेंगे तो वो खुद वही चीज़ करके सीखेंगे। तो बाल केंद्रित जो इसमें बताया गया है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो वो बाल केंद्रित हो, जिससे वो खुद करके चीज़ों को सीख सकें, उससे अनुभव प्राप्त कर सकें, उससे एक्सपीरियंस, जितना हम खुद प्रैक्टिकली करके करते हैं काम उतना हम जल्दी सीखते हैं और ज़्यादा टाइम तक के लिए सीखते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। जब बच्चा काम अपने आप करेगा तब वो अनुभव प्राप्त करेगा, एक्सपीरियंस करेगा और चीज़ों को करना सीखेगा, चीज़ों को सीख जाएगा। और एक समय के लिए नहीं बल्कि वही चीज़ वो लाइफ टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग तक के लिए सीख जाएगा। जैसे होता है, हम कोई भी काम अगर हमें समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क है या कोई भी काम है, अगर हम उसी काम को कर लेते हैं, अगर हमने किसी से कह दिया या किसी ने हमको समझा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, तो हमें उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम वही काम खुद करके सीखेंगे, करेंगे, तो वो चीज़ हमें जल्दी समझ में आ जाएगी और काफ़ी टाइम तक के लिए समझ में आ जाएगी। अब आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण NCERT के द्वारा भी किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान। एक तरफ ये भी बताया गया है कि इसका जो निर्माण है NCERT ने भी किया है और प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो हैं इसके निदेशक हैं, उन्होंने ये बताया है कि इसका प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान। जैसा अभी भी मैंने बताया कि शिक्षा इसमें बाल केंद्रित होनी चाहिए। जब बच्चा खुद किसी काम को करेगा तो वो जल्दी सीखेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, उसको खुद में ज्ञान, आत्मज्ञान उसको होगा। इसलिए इसका प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान। ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा उसको, वो एक्सपीरियंस गेन करेगा, जल्दी सीखेगा किसी काम को खुद करके।
अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। उनको खुद से अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो खुद से काम करें और स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करें। कोई उनके ऊपर फोर्स न डाले, कोई उनको समझाए ना, बिल्कुल उनको फ्रीडम दे देनी चाहिए कि हाँ, जो बच्चा काम कर रहा है, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो खुद से करे, खुद से सीखे, खुद से ज्ञान प्राप्त करे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी के अंदर अपनी अपनी एक क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यय करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, उसके अनुसार हर इंसान के अंदर, विद्यार्थी के अंदर अलग अलग अपनी कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग स्किल्स होती हैं, तो विद्यार्थियों को उनको व्यय करने का मौका प्रदान करना चाहिए। अब एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या होता है कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सभी का माइंड सेटअप अलग अलग होता है, सभी में समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो सभी के अंदर जो स्किल्स अलग अलग होती हैं, तो सभी के स्किल्स को समझ के उनके अकॉर्डिंग उनको टीच करना चाहिए। सभी की क्षमताओं को समझ के, सभी के स्किल्स को समझ के हमें सभी बच्चों पर ध्यान देके पढ़ाना चाहिए कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, उन्हें क्या पढ़ाया जाए। कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है, कोई टॉपिक समझाया गया तो किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, तो किसी को बहुत देर में समझ में आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को, किस बच्चे को कैसे समझाना है, किस बच्चे को कितना समझाना है, कि क्या समझाना है। ठीक है, एक बार फिर से NCF 2005 में जितना भी लिखा है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। मुक्त करने वाली, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, एजुकेशन का दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चे पर। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्य गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त करना पड़ेगा। शिक्षा की प्रक्रिया में जनरली देखने को मिलता है कि थोड़ा सा भेदभाव होता है, कास्टिसिज्म होता है। जैसे कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या लिंग भेद, जाति की वजह से नहीं हो पाता है, तो हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी शिक्षा देनी है, एक शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखना है कि शिक्षा, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्राप्त हो सके। ये नहीं देखना चाहिए कि वो गरीब है, लिंग भेद, जाति का भेद नहीं होना चाहिए, या कास्टिसिज्म का भेद नहीं होना चाहिए। तो हमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। आगे ये भी लिखा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ये कहा गया है कि ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। अभी जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्ञान को हमें सिर्फ कॉलेज के, स्कूल के ज्ञान से नहीं, स्कूल तक ही ज्ञान को नहीं सीमित करके रखना है, बल्कि अपने ज्ञान को बाहरी दुनिया से भी, बच्चों के ज्ञान को बाहरी दुनिया से भी जोड़ना है, रटंत प्रणाली मुक्त करानी है, और ज्ञान को बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। तीन चार पॉइंट याद कर लीजिए कि शिक्षा को हमें स्कूल तक ही नहीं बल्कि बाहरी शिक्षा से, बाहरी जीवन से भी जोड़ना है, रटंत प्रणाली मुक्त करनी है, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि जो पाठ्यपुस्तक में लिखा है हमें बच्चों को वही बस पढ़ा देना है। इसके अलावा शिक्षा जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक पॉइंट ये भी लिखा है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती हो। ऐसी शिक्षा हमें देनी है कि उनमें नेशनल वैल्यूज़ भी डेवलप हों। अब है NCF 2005 के अंग, उसको 5 भागों में बांटा गया है। परिप्रेक्ष्य है, सीखने का ज्ञान है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन है, विद्यालय व कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, व्यवस्थागत सुधार कैसे होने चाहिए। अब देखिए, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि NCF 2005
NCF हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, तो डू नॉट कन्फ्यूज। NCF 2005 की प्रमुख सुझाव कौन से हैं, जो उन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषताएं भी कह सकते हैं और उनके क्या क्या सुझाव हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। जो भी हमारा भाषा का माध्यम है प्राथमिक स्तर पर, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ने हमेशा से पढ़ रखा है कि जो प्राइमरी लेवल पे जो भाषा का माध्यम वो मातृभाषा ही, अपनी मदर टंग ही होनी चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा मदर टंग यूज़ करके ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। मतलब जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर है तो पहले हमें बच्चों को जो चीज़ें नहीं पता है पहले उसको बताएंगे और फिर बाद में वहाँ तक पहुँचेंगे जो उनको पता है। ठीक है, फिर आते हैं सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल रही है या कोई हमको दे रहा है तो वो एक सिर्फ सूचना है, उसको हमें ये नहीं समझना है कि हाँ ये ज्ञान है। ठीक है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। जैसे बहुत सारा, अब जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटे क्लास से स्टूडेंट्स के बैग्स जो होते हैं वो इतने हैवी हो जाते हैं कि बेचारा बच्चा पीछे की तरफ खुद ही गिर पड़ता है। लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई, उस हिसाब से बच्चों को आता कुछ भी नहीं है। पाठ्यक्रम सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी कॉपीज़ हैं, बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा लेबर करना पड़ रहा है, उसको माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन तो मोटी मोटी किताबें हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है, वो एक असफलता का प्रतीक है। बैग भारी होना ये हमारा शिक्षा का सिंबल नहीं है कि हाँ हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तो विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली, मतलब उसकी एज अकॉर्डिंग देख के बच्चों का सिलेबस रेडी करना चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देखकर स्थापित किया जाए। मतलब जो भी हमारी वैल्यूज़ है, जो भी हमारे मूल्य हैं, उनको हमें उपदेश नहीं देना है कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बल्कि अपने वातावरण देकर स्थापित किया जाए। एक इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें हमें बाहरी ज्ञान से, बाहरी दुनिया से उसको कोरिलेट करना होता है। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बचपन से ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ऐसा करे, ऐसी पढ़ाई लिखाई करे, या आगे चल के ये बने, या उसको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, उसको इतना लेबर करना चाहिए, उसको ये करना है। तो मतलब कहने का है कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। स्कूल में थोड़ा सा प्रेशर होता है तो ऐसी रणनीति बनाना, ऐसी चीज़ें करना कि बच्चे स्कूल से जब बाहर निकले तो वो बिल्कुल मेंटली फ्री रहें, उनको कोई भी टेंशन ना हो। नेक्स्ट है अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्लास में और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, तो उनमें चेंजेस नहीं लाने चाहिए। इसमें अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण, मतलब विद्यार्थी की इस धारणा में बदलाव लाना चाहिए थोड़ा बहुत, कि जो तर्कपूर्ण बहस वो कर रहा है उसके बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान जो प्रस्तुत कर रहा है वो सही है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है। खेल, आनंद, बात सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें। जैसे जो एक खेल भावना होती है उसको खेल की तरह ही लेना चाहिए। जीत हार सब में होती है। मान लीजिए कोई एक रिकॉर्ड, जैसे इसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना, किसी एक ने रिकॉर्ड बना दिया कि अगर उसने 100 रन्स बना लिए तो दूसरा ये समझ रहा है कि मुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, बस अपना बेस्ट देना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें।
उन पे थोपे नहीं कि ये वाली बुक्स लेनी है, ये वाली आपको पढ़नी, नहीं, स्वयं से अपनी पुस्तकें पढ़ें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन तो ऑब्वियस सी बात है कि मनोरंजन होता है, लेकिन सौंदर्य बोध को, मतलब सौंदर्यता के साथ जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें सौंदर्य होना चाहिए, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि वो चीज़ अट्रैक्टिव लगे। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता है, इट इज़ ऑब्वियस कि वो इंटरटेनिंग होगा, बट थोड़ा सा उसमें और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सौंदर्य का मतलब है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सौंदर्य बोध, उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन व नवाचार आदि समय समय पर पहुंचाए जाएं। जिस चीज़ के शिक्षकों को ज़रूरत है, जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो वो टाइम टू टाइम शिक्षकों को पहुंचाते रहना चाहिए ताकि उनको बच्चों को पढ़ाने में या बच्चों के लिए कोई भी चीज़ तैयार करने में उनको प्रॉब्लम ना हो। शिक्षण लास्ट है हमारा, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग करना। जैसा हम जान ही चुके हैं कि उसमें मातृभाषा का हमें प्रयोग करना है। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर दें। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो भी कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ को देखें, उससे कोरिलेट हो सकें। मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, बालकों के चहुमुखी विकास पर पाठ्यचर्या, जो हम ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए, तो ये हमारे चौतरफा विकास करने वाली होनी चाहिए। लास्ट में सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाए कि मतलब सभी लोग समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने वाला वातावरण होना चाहिए। सभी को समान रूप से एक ही वातावरण में शिक्षा दी जाए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।